Goal, nation's leading institute. Hello everyone, welcome back once again. Myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of AITS Major Test 10. क्वेश्चन नंबर 92 एसर्सन रीजन से लिया गया है, जिसमें आपको एसर्सन कह रहा है कि सोडियम ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहल लिबरेट H2 गैस। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, चाहे सोडियम हो चाहे पोटासियम हो, अगर वहां पे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर उसके पास स्लाइटली से स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो वहां से H2 गैस लिबरेट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारा यूट्यूब पे भी वीडियो लोग डालता है कि सोडियम मेटल का टुकड़ा डाल देता है पानी में, वहां से पूरा का पूरा निकलता है, पूरा धुआं देखोगे, वो क्या है एक्चुअल में H2 गैस है। ठीक है, तो H2 गैस वहां से निकलता है। तो यहाँ पे कोई भी मेटल है, चाहे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? जिसके पास स्लाइटली से स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोजिलिक एसिड, चाहे यहां तक आप ले सकते हो टर्मिनल एल्काइन, जो भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ भी जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, वो भी रिएक्शन कर सकता है। लेकिन एल्केन, एल्कीन, इंटरनल एल्काइन वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि एल्केन, एल्कीन और इंटरनल एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जहां H नहीं होता है वो एसिडिक नहीं होता है। तो कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहा है सोडियम या पोटासियम मेटल के साथ, इसका मतलब है उसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। जितना जल्दी रिएक्शन कर रहा है, जितना फास्ट रिएक्शन कर रहा है, जितना जल्दी H2 गैस लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। तो ये जो आपको कह रहा है ये असर्शन करेक्ट कह रहा है। उसके बाद रीजन जो कह रहा है एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, ये भी कह रहा है एसिडिक नेचर होने के कारण ही यहां पे सोडियम मेटल के साथ एल्कोहल का रिएक्शन होता है और H2 गैस लिबरेट करता है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर यहां पे आप लोगों को 1 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? बिल्कुल। और सिर्फ ये एल्कोहल की बात नहीं कह रहा हूं, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है एल्कोहल, इसमें से सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराने की बात कहा तो बनेगा इसका एल्कोक्साइड और साथ में हम लोग लिबरेट करेंगे H2 गैस। ठीक है, या फिर तुम लोगों को दिया हुआ है स्टूडेंट C6H5OH यानी कि फिनॉल, इसका मान लो पोटासियम मेटल के साथ भी रिएक्शन कराते हो तो यहां पर भी फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, नहीं पोटासियम या सोडियम फिनॉक्साइड, साथ में यहां पे लिबरेट होगा H2 गैस। ठीक ना, तो ये 92 का आंसर 1 हो जाएगा। बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लियर है? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहां पे हमको कन्वर्ट करना है इस स्ट्रक्चर में और इसके पारा पोजीशन पे पहले ब्रोमीन नहीं है, हमको पहले ब्रोमीन लाना है। ओके, तो पहले अगर हमको ब्रोमीन लाना है तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए यहां पर ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में भी और सेकंड ऑप्शन में भी, लेकिन दिक्कत क्या है कि सेकंड यहां पर जो दिया हुआ है रिएजेंट वो दिया हुआ है KMnO4KOH। तो KMnO4KOH के प्रेजेंस में अगर हीट करते हो तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड में, बना देगा बेंजोइक एसिड, जबकि यहां पर बेंजोइक एसिड नहीं है, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग कर देंगे ESR, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br प्लस होगा। तो यही FeCl3 जो लुईस एसिड है Br माइनस को निकाल करके Br प्लस अटैक करेगा पारा पोजीशन पर, क्योंकि जो CH2 CH3 होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है तो Br पहले पारा पे आएगा। उसके बाद यहां पर क्या करना है वो सीखो इसमें। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है सेकेंड में Cl2 हीट, जहां कहीं भी याद रखिएगा Cl2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, Hν, ये सब लिखा होता है, मैकेनिज्म होता है FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो यहां पर पारा पे Br प्लस चला गया, लेकिन हीट के प्रेजेंस में होता है FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है sp3 कार्बन पे होगा, sp3 कार्बन, यहां sp3 कार्बन 2 है, लेकिन किस पे होगा? ये होगा जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, क्योंकि जब FRS कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल
और वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे बनता है। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा वहीं पे होगा पहले क्लोरीनेशन FRS से, और यहां पर एक H को हटा करके इसके साथ ऐड कर दोगे क्या, क्लोरीन। और फर्दर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होता है स्टूडेंट, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में याद रखना E2 पाथवे फॉलो कर देता है। तो यहां से निकलेगा Cl- और यहां से एक क्या निकल जाएगा H+, और ये एक H तो पहले से रिप्लेस किया था Cl, तो पहले हमने ब्रोमिनेशन कर दिया तो ये पारा पे हो गया ब्रोमिनेशन, फर्दर इसका Cl2 हीट है तो FRS हो करके हो गया क्लोरिनेशन। अब फर्दर एल्कोहलिक KOH के साथ E2 पाथवे होता है, याद रखना जहां कहीं भी चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी एल्काइल हैलाइड हो और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आपको एल्कोहलिक KOH के साथ दिया होता है वहां E2 पाथवे कंपीट करता है, एलिमिनेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा। थर्ड करोगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहां पर KMNO4 ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा फिर से बेंजोइक एसिड में, वो हमको करना नहीं है। और इसको भी यहां पर Cl2 पहले हीट है फिर एल्कोहलिक KOH है तो यहां पर तो हो जाएगा। आप ब्रोमिनेशन करोगे तो थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो हो जाएगा, वहां पर थोड़ा होने में ज्यादा दिक्कत होगा। ज्यादा बढ़िया होगा जब पहले तुम करा दो ब्रोमिनेशन फिर करो क्लोरिनेशन और फिर इसका कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ज्यादा सूट हमको ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। क्लियर हो गया, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है 101, ईथर आर prepared by the reaction of sodium alkoxide and alkyl halide, which of the following reagent should be taken to prepare methyl tertiary butyl ether। बहुत आसान है, आपको एक तरफ रखना है किसको, मिथाइल को, दूसरे तरफ टर्सरी ब्यूटाइल को। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मिथाइल दूसरे तरफ टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल इसको कहते हैं। नहीं, ये बनाना है। अब सोचो कैसे बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है क्या, ये एल्काइल हैलाइड टर्सरी है और ये दिया हुआ है एल्कोक्साइड प्राइमरी। देखो तो पॉसिबल लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे हम लोग टर्सरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। आपको ना इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे तो फोकस करना है एल्काइल हैलाइड के ऊपर। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता है, एल्कोक्साइड यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। हमको फोकस करना है एल्काइल हैलाइड के ऊपर। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तभी ईथर बनेगा, अगर एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है या टर्सरी है तो वहां विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस होकर के ईथर नहीं बनेगा, वहां पर एलिमिनेशन कंपीट कर जाता है E2 पाथवे। इसमें E2 कंपीट कर जाएगा स्टूडेंट और यहां से Br- निकलेगा और इसके केस में यहां से एक H+ निकल जाएगा और ये जैसे ही होगा तो CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH3 ये बन जाएगा एल्कीन और साथ में एक बाहर हो जाएगा इसके केस में NaBr और CH3O- बगल वाले कार्बन से H+ को पिक करके मिथाइल अल्कोहल बहाल कर देगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इससे ईथर नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहीं से तो बनेगा यहां पर ईथर। क्यों, क्योंकि इसके केस में आपको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी दिया हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। ये जो एल्काइल हैलाइड दिया है स्टूडेंट वो देखना है तुमको, एल्काइल हैलाइड पे हमेशा फोकस करना, वो प्राइमरी दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है NaO और फिर यहां पे C है और C के साथ 3 मिथाइल है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी दिया हुआ है तो एल्कोक्साइड भले यहां पर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसमें कंपीट करता है SN2 पाथवे। ठीक है, तो मिथाइल और इथाइल अगर ये दिया हुआ है, अब इसके केस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये यहां SN2 कंपीट करेगा और SN2 कंपीट करने के बाद CH3O एंड C के साथ 3 CH3 यानी इसको हम लोग कहेंगे अब टर्सरी ब्यूटाइल और साथ में बाहर हो जाएगा NaBr। ऑप्शन यहां पर सेकेंड जो है यही करेक्ट हो जाएगा। तुम खुद सोच करके देखो, यहां तो ये तो गया काम से, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि फिर से ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये क्या है, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड है। ये आइसोप्रोपोक्साइड हमको थोड़ी बनाना है और इथाइल थोड़े रखना है, हमको रखना है मिथाइल ना। एक तरफ हमको कह रहा है मिथाइल, दूसरी तरफ टर्सरी ब्यूटाइल, और इसमें क्या है, एक है इथाइल एक है आइसोप्रोपोक्साइड, ये तो गया काम से। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर एक सोडियम इथॉक्साइड है, एक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा सेकंड। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में आपको फोकस करना है कि अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तब जाके SN2 होगा, अगर एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी है तो वहां पर आपको E2 कंपीट हो जाएगा, ईथर नहीं बनेगा, वहां मेजर बनेगा
एल्कीन। क्लियर हो गया? तो ईथर बनाने की बात कर रहा है, तो आपको खोजना था इसमें कि कौन ऐसा ऑप्शन है जहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और एल्कोक्साइड टर्सरी है। इस तरीके से होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरे डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, समझ में आएगा पूरा। अब 102, एन ऑर्गेनिक हैलाइड C5H11Cl ऑन रिएक्शन विथ सोडियम एंड ड्राई ईथर। अच्छा, ये ऊर्ज रिएक्शन है। टू गिव 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड इज। शॉर्टकट तरीका बताता हूं, देखो 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन बना लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 3 4 5 6 7 एंड 8। देख लो, पहले बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब पूछ रहा है कि किस एल्काइल हैलाइड का, ये चार ऑप्शन में से किस एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इन ड्राई ईथर की हमको ये मिलेगा। तो तुमको करना कुछ नहीं है, बार बार से हर एक ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, बीचों बीच इसका सेंटर ढूंढना है, कहां पे इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सोचो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड यहां से होगा, ये यहां से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो जहां से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा वहां पे जाकर के इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करके उसी कार्बन से आपको एक हेलोजन ऐड कर देना है। हेलोजन यहां पे क्या लिया है, क्लोरीन, तो जो लिया है उसको ऐड कर दो। तो इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2 CH CH3। जहां से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बिल्कुल दोनों इक्वल पार्ट में, वहीं पे हेलोजन जोड़ना है। ये हो गया। इधर से भी जोड़ देंगे, Cl CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करके ऐड कर दिया। इसी में ना सोडियम रखते हैं, तो यहां से इसको काट करके हटा देते हैं, 2NaCl, और वो बन जाता है। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4, इट मीन्स 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा है क्या ऑप्शन? इसमें तो ऐसा है नहीं, यही तो आ रहा है 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी नहीं आ रहा है, 1 2 3 4, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से। 1 क्लोरो नहीं आ रहा है, इसके केस में तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 एंड 4 आ रहा है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल आ रहा है नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर 102 का थर्ड आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करने के बाद ये एल्केन बन जाएगा, कोई भी नाम दे देता है, तो आपको पहले वो एल्केन का स्ट्रक्चर बना लेना है। जहां से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है उसको बीचों बीच काट देना है। अब जहां से दो इक्वल हाफ में टूटा वहीं पे जाके हेलोजन को ऐड करना है, और फिर देख लो मैच करा करके आंसर आ जाएगा अपने आप। 102 का आंसर यहां पे आपको थर्ड आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे चलता हूं। देखो 102 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कह रहा है 106, ये भी बहुत आसान है। एक कह रहा है कि X इज ए OH। अच्छा ठीक है, X के बारे में कह रहा है कि OH है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप व्हिच रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ए कंपाउंड Y। ठीक है, व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, द कंपाउंड X इज। अच्छा, ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, जिसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH है, वो X कह दिया है। इस चारों में से किसका हम लोग कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ओपन चेन में नहीं होता है, क्योंकि रोटेशन वहां रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो X इज OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप व्हिच रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ए कंपाउंड Y व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जैसे यहां पे कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब यहां पे डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन अगर तुम करते हो तो सोचो क्या होगा। इसके केस में अगर तुम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यहां पर इसको स्टूडेंट हीट कर दो, तो ये निकाल दो OH माइनस, और जानते हो ना इसका मतलब क्या होता है, CH3। तो CH3 तीनों में से कहीं से एक H प्लस को निकाल दो, तो एक H प्लस को निकालोगे तो यहां पे बचा 2 CH3, ऐसा लिख दिया, और एक CH3 और है, ये लिख दिया, और इसके साथ यहां पे लिख दो तुम डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो गया। और ये वाला CH2 डबल बॉन्ड C, ऐसा लिख दिया इसको। यहां पर जरा गौर से देखो,
ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, क्योंकि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। अरे क्लियर नहीं हो रहा है क्या तुमको? चलो ठीक है, इतना तुम लोग नहीं समझ पाते हो, एक बार अच्छे से बताता हूं, एग्जाम नजदीक है आप लोगों का ना, थोड़ा और डिटेल में चलता हूं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, तो ये है 3 मिथाइल और बीच में कार्बन, हीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यहां से H+ निकलेगा, तो यही तो होगा ना CH2 डबल बॉन्ड C के साथ CH3 एंड CH3, और बाहर हो गया H2O। अब समझ में आ गया? इसको ओपन करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड C के साथ 2 मिथाइल और एक ही कार्बन के ऊपर 2 आइडेंटिकल एटम ग्रुप, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। यहां देखो सेकंड ऑप्शन में, यहां से निकलेगा OH और अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा मेजर प्रोडक्ट, यहां से H+ निकलेगा। तो ऐसा जैसे ही हुआ तो इसके केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक H+ निकला, एक OH- निकला, तो वाटर बाहर हुआ। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक ही कार्बन के ऊपर मिथाइल 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 कॉमन हो गया, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हुआ? नहीं। यहां भी देखो सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग यहां से निकलेगा OH- और इसमें यहां से निकलेगा H+। सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। जैसे ऐसा हुआ तो इसके भी केस में तुमको यहां पे दिखेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे एक है हाइड्रोजन, एक है मिथाइल। इस कार्बन पे तो 2 अलग है, लेकिन यहां पे तुम देख सकते हो 2 मिथाइल दिया हुआ है आइडेंटिकल। ओके, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा आफ्टर द डिहाइड्रेशन। मतलब ऑप्शन होगा यहां पर थर्ड। क्यों थर्ड क्यों होगा? सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग जरा सोचो, पहले यहां से OH- निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के H+ को पिक करके H2O+ बाहर होगा, बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में H+ यहां से निकलेगा, और यहां से जब निकलेगा तो इसके केस में ये बन गया 2 ब्यूटेन। और 2 ब्यूटेन में आपको पता है यहां पर एक होता है हाइड्रोजन, एक हो गया मिथाइल, यहां पर भी एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया मिथाइल। तो 2 डिफरेंट एटम ग्रुप है। प्रत्येक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पे अगर 2 डिफरेंट एटम ग्रुप दिया हुआ है, मतलब वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो यही तो आपको कहना है कि कौन ऐसा एल्कोहल है जिसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा एल्कीन, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है पहले, उसके बाद देखना है कहां पे पॉसिबल है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके केस में थर्ड। देख लो अच्छे से, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है? समझ में आ जाए तो आगे बढ़ जाया करो, मेरे बोलने का वेट मत किया करो, ठीक है? आते हैं 107। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन HCl HBr HI के साथ हो, चाहे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस हो, मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HI HBr HCl हो, चाहे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है मैकेनिज्म, और बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन। तो कैसे होगा स्टूडेंट, सीखोगे ध्यान से। इसमें पहले ओपन कर देता हूं, बीच में एक कार्बन है, उसके ऊपर कितने मिथाइल है? 3। तो 3 मिथाइल है, और इसके बाद इसमें एक दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड के साथ CH2। ओके, और फिर इसमें आपको दिया हुआ है H2O ऑब्लिक दे करके एक H+। तो समझना पड़ेगा, पहले यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो क्या होगा? एल्कीन जो है उसका एक पाई बॉन्ड, वही वीकर होता है, वही पाई बॉन्ड अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर के पिक करता है पहले H+ को। वही H+ वहां ऐड होगा जहां पर H का संख्या ज्यादा है। तो जहां पे H का संख्या ज्यादा है, वहां पे जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया H+, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, तो यहां पे बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बनेगा, और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट सेकेंडरी है। तो अब इसके केस में होता है स्टूडेंट 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और जब ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहां पे, तो बनेगा अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है ये सब चीज में रखा हुआ, ठीक है, सब मोमाया है, बहुत आसान है। CH3 ऐसा हो गया, और फिर CH के साथ पहले से एक CH3 है, और एक CH3 और चला गया, तो नया कार्बोकैटायन यहां बना, और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट टर्सरी है जो कि मेजर अमाउंट में बनेगा, मोर स्टेबल है। और फिर इसके ऊपर मैं अटैक करा देता हूं किसको? वाटर को, और वाटर को डायरेक्ट मैं अटैक करा देता हूं, और इसमें OH रख देता हूं, और ये हो गया एक CH3। और फिर स्टूडेंट यहां पर भी एक CH के साथ CH3 एंड CH3 है, और बाहर कर दो इसके केस में किसको? H+ को, जो कैटलिस्ट था वो बाहर होगा।
तो इसी को मैंने लिख दिया है ओपन करके, और हम लोगों को ऑप्शन जो लिखा है उसको क्लोज करके। कैसे लिख सकते हैं, सीखो ध्यान से। बीच में कार्बन है, उस पे कितना OH है, 1, और इस बीच में कार्बन पे कितने मिथाइल है, 2, तो CH3 का होल 2, CH3 का होल 2 C, और C के साथ इसमें एक OH है, ऐसे लिख देता हूं, CH3 का होल 2 COH, और फिर क्या है CH, और CH के साथ CH3 का होल 2। मैच करो, कोई ऐसा ऑप्शन तुम लोगों को दिखता है तो बोलो। CH3 का होल 2 COH, CH3 का होल 2, अरे वाह, पहला ऑप्शन ही आ गया। सेकंड ऑप्शन में है CH3 का होल 2 C, फिर है CH, और CH के बाद OH है, उसके बाद एक ही मिथाइल है, वो गलत हो गया, एक मिथाइल नहीं है। जिस कार्बन पे OH है ना, उसके साथ 2 मिथाइल है, ठीक है ना, जिस कार्बन पे OH है वहां 2 मिथाइल है। उसके बाद CH3 का होल 3 C, ये तो होगा ही नहीं, प्राइमरी तो मेजर बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। देख लो, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओ, बनाओ कार्बोकैटायन, उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट कर दो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना करके उसके ऊपर वाटर का अटैक करा दो, और वाटर का अटैक करा करके उसमें से OH को रखो और H+ को बाहर कर दो, CH3 का होल 2 COH CH, CH3 का होल 2। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, पूरा पेशेंस के साथ देखना। अब 113 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एमाइन्स गिव्स नेगेटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। अरे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन तुमको टेस्ट में अभी तक पूछा जा चुका है। कार्बाइल एमीन टेस्ट देता कौन है, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी हो, प्राइमरी एमीन देता है, सिर्फ और प्राइमरी एमीन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन। इसका हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH, तो यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड, बहुत ही बैड स्मेल, फाउल स्मेल, ठीक है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इसी को कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। साथ में यहां पर 3KCl और 3H2O इसके केस में बाहर हो जाता है। आपको बस देखना है NH2 कहां है, जहां NH2 होगा वहां पे कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और जहां NH2 नहीं होगा वहां कार्बाइल एमीन टेस्ट नेगेटिव होगा। सबसे पहले आपको कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन 2 एमाइन है, ऐसा हो गया। तो पैरेंट कितने कार्बन का है, 1 2 3, यही हो गया पैरेंट 3 कार्बन का। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन बिल्कुल देगा पॉजिटिव टेस्ट, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, ये देगा पॉजिटिव। आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको पूछ रहा है निगेटिव कौन देगा, मतलब टेस्ट कौन नहीं देगा ये पूछ रहा है। ये NH2 है मतलब पॉजिटिव देगा। सेकेंड में आपको एनोलिन है, एनोलिन में तो NH2 होता ही है, जहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड सिर्फ एक कार्बन होता है उसको प्राइमरी कहते हैं। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। नाइट्रोजन देखना है सिर्फ, कार्बन मत देखना, ये कार्बन भले टर्सरी है, हमको देखना है एमाइन। तो एमाइन में कैसे देखा जाता है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच, जितना कार्बन उतना डिग्री, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। और थर्ड को अगर मैं देखूं प्रोपेन 2 एमाइन, तो प्रोपेन 2 एमाइंस अगर हम लोग देखें, ये भी NH2 के साथ डायरेक्टली अटैच सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी। तो ये भी यहां पर कैसा देगा, पॉजिटिव, और ये भी कैसा देगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर देखो N मिथाइल एनोलिन, तो N मिथाइल एनोलिन कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल दिया हुआ है तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन मिथाइल का, एक कार्बन फिनाइल का, कितना डिग्री हो गया, सेकेंडरी। और कभी भी कार्बाइल एमीन टेस्ट सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन नहीं देता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 4 वाला जो है N मिथाइल एनोलिन, वो सेकेंडरी है, वो कार्बाइल एमीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, नेगेटिव देगा। क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से, NCERT में आपको इसको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, अच्छे से आपको फोकस करना है। 13 के बाद आते हैं 14 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स यूनिमॉलिक्यूलर, क्वेश्चन पर हो, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब हो गया ना SN1, बात खत्म करो। और बहुत बार इस बात को तुमने पढ़ाई किया है कि रेट ऑफ SN1 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बस यही चीज तो तुम लोग को देखना था ना कि कार्बोकैटायन बनाओ, इसमें Cl- को निकालोगे, कार्बोकैटायन
हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कर रहा है, यहां पर रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां पर सिर्फ हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहां पर रेजोनेंस कर रहा है, मतलब जहां रेजोनेंस कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब रेजोनेंस कर रहा है दो जगह, सेकेंड एंड फोर्थ दोनों जगह, ये वाला लेकिन कार्बोकैटायन सेकेंडरी है और ये वाला क्या है, टर्सरी है। जरा गौर से देखो कि ये रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन हो गया ना, पॉजिटिव सिंगल डबल दोनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, इसमें अल्फा एच कितना है, इसमें अल्फा एच जो है इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 3, ये मिथाइल वाला, इधर 2, कितना हो गया 5। इसमें अल्फा एच कितना है स्टूडेंट, इसके केस में देखोगे तो इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये वाला 2 ही अल्फा एच है। रेजोनेंस एक पाई बॉन्ड के साथ दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंस यह है कि ये सेकेंडरी है, अल्फा एच मात्र 2 है कार्बोकैटायन रिस्पेक्ट में, और यहां पे कार्बोकैटायन रिस्पेक्ट में टर्सरी कार्बोकैटायन है, 3 अल्फा एच मिथाइल वाला, 2 यहां पर 5 हो गया टोटल, इसलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा 4 का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा SN1 के लिए आपको ये हो जाएगा 4th वाला। जैसे कहा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 रिएक्शन की बात आपको कर रहा है। ठीक है, बात हो गया समाप्त, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 114 के बाद आते हैं 121। अरे वाह, ये तो नेम रिएक्शन है। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया है, इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाया, अनसिमेट्रिकल है नहीं, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है नहीं तो मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगेगा। जहां मन वहां ऐड कर सकते हैं H+ को, जहां मन वहां ऐड कर सकते हैं Br- को, तो ये हो गया CH3 CH2 एंड Br, इथाइल ब्रोमाइड। और फिर इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ। तो ब्रोमोबेंजीन के साथ जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर कर देंगे 2 NaBr, ठीक है। और 2 NaBr बाहर होने के बाद इसके केस में फॉर्मेशन जो करता है वो करता है इथाइल बेंजीन। और इस रिएक्शन का मैं क्या नाम दूं, इस रिएक्शन का क्या नाम दूं, इस रिएक्शन का नाम होता है उर्ज-फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया उर्ज-फिटिग रिएक्शन, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। तो उर्ज-फिटिग रिएक्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स से वाई जाने के रिएक्शन को यहां पर हम लोग उर्ज-फिटिग रिएक्शन यहां पर इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। 122 द प्रोडक्ट P इज, ये भी रिएक्शन तुम लोगों को दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। देखो, जब भी कभी आपको बेंजल डिहाइड का रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसके साथ रिएक्शन है, तो क्या करना, बेंजल डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, तो जिसमें अल्फा एच नहीं है उसमें से निकलेगा ऑक्सीजन, और जिसमें अल्फा एच दिया हुआ है उसमें से निकाल देना 2 हाइड्रोजन। तो एसीटोफेनॉन को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट एसीटोफेनॉन, और इसको कहते हैं बेंजल डिहाइड। ये एक्चुअल में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, और इसके केस में इसको OH- और हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मात्र 293 केल्विन पे रिएक्शन ये कर लेता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बेंजल डिहाइड में जहां पे अल्फा एच नहीं है उसमें से निकलेगा ऑक्सीजन, जिसमें अल्फा एच है उसमें से निकलेगा 2 अल्फा एच, यानी इसको आप लिख दो, यहां से निकला ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड, यहां हो गया CH, फिर C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक बच गया स्टूडेंट फिनाइल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देख लो इसका नाम। एक तो तुम लोग कह सकते हो 1 2 3 डाइफिनाइल, 1,3 डाइफिनाइल प्रोप, 2 इन 1 ऑन, ये कहते हो, या फिर इसी का नाम होता है बेंजल एसीटोफेनॉन। बेंजल एसीटोफेनॉन इसी को कहा जाता है। कोई ऐसा ऑप्शन तुमको दिख रहा है क्या? तो 122 का आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा, बेंजल एसीटोफेनॉन। ये डायरेक्ट हम लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पहले प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है, ठीक है। तो जहां पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है वहीं पे आप देखना।
तो बेंजल्डिहाइड में जहां पे अल्फा H नहीं है वहां से निकालेंगे ऑक्सीजन, एसीटोफिनॉन में अल्फा H है वहां से 2 ऑक्सीजन, H2O निकाल करके इसमें से दोनों को डबल बॉन्ड के साथ ऐड कर दो तो 1,3 डाइफिनाइल प्रोपटोइन 1 या बेंजल एसीटोफिनॉन इसको कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है ये प्रोडक्ट एक्चुअल में होता है मेजर। बात खत्म, ऐसा कह देंगे। बाद बाकी और कोई ऑप्शन यहां पर जो दे रहा है वो सब गलत कह रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 124 आते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट जेड इन द फ्लोइंग चेन रिएक्शन। ये कुछ चेन रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। CH3 CH2 CH2 एंड Br, इसका रिएक्शन पहले केसीन के साथ दिया हुआ है। तो केसीन के साथ जब रिएक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 होगा। SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जहां से निकलता है लिविंग ग्रुप वहीं पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। तो केसीएन या NaCN ये सब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो जहां से Br हटा वहीं पे चला गया CN और बाहर हो गया इसके केस में KBr। उसके बाद तुमको क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस करने की बात कर रहा है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। लेकिन क्या कह रहा है, 1 इक्विवेलेंट मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां पर एमाइड बनता है, ठीक है। कंप्लीट होता है हाइड्रोलिसिस तब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करोगे, यहां से इस OH को ऐड करो, यहां से ये N-, तो N- के ऊपर H+ जाएगा, तो N- के ऊपर H+ जाएगा और C+ के ऊपर OH- जाएगा और ये जो फॉर्मेशन किया इमिडोल कहते हैं और ये अनस्टेबल होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, उसी प्रकार से एमिडो टोटोमेरिज्म होता है। तो इसके केस में पहले आपको कराना चाहिए टोटोमेरिज्म होने के बाद O से अटैच्ड हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बनाएगा C डबल बॉन्ड O, ये NH- इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो NH- एक H+ को पिक करेगा। तो एक H+ को जैसे पिक करता है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। देखो स्टूडेंट, तुम अगर भूल भी जाते हो ना तो ध्यान रखना हमेशा इस बातों को कि जहां कहीं अगर नाइट्राइल्स यानी साइनाइड का 1 इक्विवेलेंट वाटर लिखा हुआ है, चाहे इनकम्प्लीट लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस, चाहे पार्शियल लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस, चाहे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस इन माइल्ड कंडीशन, क्या क्या लिखा हुआ है, या तो 1 इक्विवेलेंट वाटर, या तो लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या लिखा हुआ है इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, चाहे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस इन माइल्ड कंडीशन, ऐसे कंडीशन में बनता है एमाइड मतलब CN को कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड O NH2 में, ठीक है। और ये जब हम लोगों ने बना लिया, इसके बाद ये बन गया हम लोगों को Y और ये बन गया है हम लोगों को X। हम लोगों को पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है Z, तो Z हम लोगों को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एमाइड का रिडक्शन करता है और एमाइड का जब रिडक्शन होता है स्टूडेंट तो क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को तो कहते हैं रिडक्शन। ये बीच में जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है उसमें से लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जो जहां है वहीं रहेगा, बस C डबल बॉन्ड O जो बीच में दिख रहा है उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेंगे, NH2 रहेगा। अब इसका नाम लिख लो 1 2 3 and 4, ब्यूटेन 1 एमाइन या 1 ब्यूटेनामाइन, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, प्रोपेन 1 एमाइन तो होगा नहीं, ब्यूटेनामाइड नहीं होगा आंसर, जेड में जो हो जाएगा ना ब्यूटेन 1 एमाइन होगा। तो 124 का आंसर थर्ड होना चाहिए, तो 124 का थर्ड हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं। क्लियर हो गया, यहां से अच्छे से देखो, ठीक है, कहां पर क्या हो रहा है ये आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 125 का आंसर थोड़ा गलती हम लोगों का चला गया है, उसको सुधार कर लेना, ठीक है। अब X कह रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोपानोइक एसिड बना रहा है, मतलब X कोई एल्डिहाइड होगा यानी कि प्रोपेनल्डिहाइड होगा तभी बन रहा है प्रोपानोइक एसिड। हमको मतलब इससे है ही नहीं, हमको पूछ रहा है जेड, तो हम रिएक्शन को यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच जाते हैं। देखो तो प्रोपानोइक एसिड है और आपको पढ़ाया गया होगा और एनसीईआरटी को देखोगे भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है B2S6। तो B2S6 जो होता है ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इस बातों को कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
सबको रिड्यूस करता है, अदर फंक्शनल ग्रुप को भी करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करता है, लेकिन B2H6 नाइट्रो, ईस्टर, हेलो और भी अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। B2H6 सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके कन्वर्ट करता है प्राइमरी एल्कोहल में, तो CH3CH2 और COOH को भी कन्वर्ट कर देते हैं CH2OH में। और हम लोगों को जो आंसर सीट में चला गया है वो चला गया यही 1 प्रोपेनॉल चला गया है, वो गलत आंसर है क्योंकि ये Y होगा, 1 प्रोपेनॉल Y होगा। अगर Z की बातें करूं तो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट जोन्स रिएजेंट, अपने बुक में दिया हुआ है। और ये जो जोन्स रिएजेंट होता है ये एक्चुअल में होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है तो ये प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जोन्स रिएजेंट या क्रोमिक एसिड H2CrO4 चाहे KMnO4 K2Cr2O7 ये सब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो प्राइमरी एल्कोहल का जो CH2OH है उसको कन्वर्ट करता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका आंसर 125 का आंसर 4 होगा, ठीक है। तो 125 का आंसर 4 होगा। थर्ड गलत चला गया है, वो थोड़ा सही कर लेना। प्रोपानोइक एसिड इसका आंसर होगा, क्योंकि जेड पूछ रहा है। अगर हमको वाई पूछता क्वेश्चन में, वाई पूछता तब होता 1 प्रोपेनॉल। क्लियर है, सही कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 128 द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, दोनों ग्लूकोज है, अरे माल्टोज होगा आंसर। कहां है, देखो माल्टोज कहां है, सेकेंड। क्योंकि अगर सुक्रोज की बातें करूं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, और वहां होता है C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यहां पे C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो भी कह रहा है कि दोनों ग्लूकोज है। और लैक्टोज भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर बीटा होता है, वो भी एक ग्लैक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लैक्टोज है एक ग्लूकोज है, ये भी नहीं होगा। और सेलुलोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा ग्लूकोज होता है तो वो भी नहीं होगा। सेलोज भी आंसर नहीं होगा, माल्टोज होगा। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको कह रहा है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है, एक का C1 एक का C4 माल्टोज में होता है। एनसीईआरटी में देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 129 ओजोलाइसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन फॉलोड बाय रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2,3 डाइमिथाइल देखते हैं और ब्यूटवानिन है ना, तो 2,3 ऐसा होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होगा क्या, 1 2 3 4, तो हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन। इसका ओजोलाइसिस करना है, वो भी कैसा, रिडक्टिव, क्योंकि कह रहा है कि रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर, तो इसको रिडक्टिव कहा जाता है। जिंक एंड वाटर अगर दिया हुआ है तो जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसको ब्रेक करो। अब ब्रेक करने के बाद दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन डाल दो, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। तो एक ऑक्सीजन राइट में एक लेफ्ट में डाला, तो इधर क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड O। उसी CH2 डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब मिथेनल, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो CH2 डबल बॉन्ड O, ये जो हो गया इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड, और ये जो बचा इसको अब लिख दो, इसको क्या लिखोगे, CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, और फिर एक ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, लास्ट में एक मिथाइल हो गया। अब इसका कोई नाम पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 एंड 4, यानी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या। मिथेनल और हेक्सेन 2 ऑन तो नहीं होगा क्योंकि 4 ही कार्बन यहां पर है ही, तो 1 2 3 4 ही बचेगा। इथेनोइक तो होगा नहीं, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा। मिथेनल, ठीक है, इसको मिथेनल कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। और 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, बिल्कुल सही लग रहा है। प्रोपानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा नहीं, तो 129 का आंसर यहां पे थर्ड आ जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, लिखो स्ट्रक्चर, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जितना है सबको बीचों बीच क्लीवेज करो, और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन को डालो और दोनों को अलग अलग लिख दो। तो CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 तो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, अपने आप आ जाता है आंसर। ऐसे इसको सॉल्व भी किया जाता है, देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 129 के बाद 130।
मार्कोनी कॉप्सूल यहां पे लगेगा और कोई बात नहीं है। तो 130 में आपको जो कह रहा है स्टूडेंट, उसमें CH3C, ओहो, इसके केस में बीच में जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक भी H नहीं है, ये HCl के साथ तुम रिएक्शन करवाओ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगा, लगेगा इसके केस में कौन सा रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, इसके केस में तो है ही नहीं, तो बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन गया, H वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो ऐसा हो जाएगा, देख लो H वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां H कम है या नहीं है। उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन है HBr के साथ, कोई बात नहीं, अरे डार्क दे दिया वैसे कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कहेंगे और लगेगा कौन सा, मार्कोनी कॉप्स रूल। तो मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो CH3C के साथ Cl, यहां पे हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, तो 2 H पहले से था, एक और गया तो हो गया CH3। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो तो CH3 ये वाला, बीच में C है और C के साथ एक क्या है, क्लोरीन, और फिर एक क्या है, ब्रोमीन, तो CClBr और फिर क्या है CH3, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, CH3CBrCl, अरे पहले हम क्लोरीन को लिख दिए हैं, ये बाद में ब्रोमीन को लिखा है, कोई बात नहीं, यही ऑप्शन तो हो ही जाएगा फर्स्ट वाला, सेकेंड नहीं होगा क्योंकि एक क्लोरीन यहां है एक ब्रोमीन वहां है, ये दे दिया है अलग अलग कार्बन पे, नहीं होगा, यहां जेमिनल बनता है, भिशनल नहीं बनता है, और यहां भी क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे भिशनल बना दिया है, गलत है, और यहां पे टर्मिनल पे लगा दिया है एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, वो गलत है। तो 130 का आंसर यहां पे तुमको 1 आ जाएगा मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग। ये बस इतना ही किया है कि पहले ब्रोमीन को लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ब्रोमीन को लिख दो फिर क्लोरीन को लिख दो, बात बराबर है, ठीक है, ऐसे लगा दो मार्कोनी कॉप्स रूल। चलते हैं 130 के बाद आते हैं 132, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। देखो क्या होता है इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर Pk होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M होता है। पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट किसका है Pk वैल्यू, मतलब सबसे कम एसिडिक कौन है, तो इसमें लगा हुआ है -I, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, इसमें +I होगा, +I है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, इसमें भी क्लोरीन है -I, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यहां पे दो क्लोरीन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब सबसे कम एसिडिक यहां पे सेकेंड है, तो सबसे ज्यादा यहां पर होगा पीके वैल्यू सेकेंड का, और सबसे कम पूछता कि सबसे कम एसिड पीके वैल्यू किसका है, तो 4 का होता, क्योंकि 4 यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक है, दो क्लोरीन आपको दिया हुआ है इसके केस में, समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। तो सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, मतलब सबसे कम एसिडिक कौन है, तो 132 का आंसर सेकेंड चला जाएगा, देख लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 133, लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसको देख करके तुरंत तुम पिक कर लिया होगा ऑप्शन को, क्योंकि मुझे ना ये प्राइमरी कार्बन पे एल्डिहाइड को लाया है, तो प्राइमरी कार्बन पे एल्डिहाइड को लाने के लिए पहले प्राइमरी कार्बन पे हमको बनाना पड़ेगा एल्कोहल। अब प्राइमरी कार्बन पे एल्कोहल बनाने के लिए यहां पे जहां H का संख्या ज्यादा है वहां पर एल्कोहल बनाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, और एंटी मार्कोनी कॉप्सूल कहां लगता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में लगता है मार्कोनी कॉप्सूल, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लगता है, वहां लगता है एंटी मार्कोनी कॉप्सूल। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो ये दिया हुआ है CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि BH3 और सेकेंड में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देता हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने के बाद एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, ऐसा ही होगा, और कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है इसके केस में, और सब में केमोनोफोर वगैरह दिया हुआ है, ये तो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो गया काम से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको थोड़ी बनाना है।
और ये डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस है, तो डायरेक्ट करोगे हाइड्रोलिसिस तब तो लग जाएगा मार्कोनी कॉप्स रूल, तो ये भी नहीं होगा इसके केस में, तब कीटोन बन जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस है, तो डायरेक्ट अगर करोगे हाइड्रोलिसिस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस तो OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो वो तो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बन जाता है, हमको बनाना है एल्डिहाइड, तो हमको एल्डिहाइड बनाने के लिए बनाना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमको यहाँ पे एंटी मार्कोनी कॉप्सूल लगेगा, तब जाकर के यहाँ पर हम लोग रखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। पीसीसी यहाँ पे जब हम लोग रखते हैं तो पीसीसी के प्रेजेंस में ये CH2 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 और लास्ट वाला CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, वो 133 का आंसर आपको सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से। तो जितने भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन हम लोगों को अब बच रहा है, नहीं है ना, हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, सारे क्वेश्चन बना लिया, ओके। इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ से जो समय बचा हुआ है उस पर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना जानते हो, जितना पढ़े हो पूरे साल, उतना सिर्फ रिवीजन करना है, उतना आपको होल्ड करना है, उतना आपको याद करके जाना है, पूरा याद करने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा सा समझ करके, ठीक है, कि ये नहीं कि थोड़ा सा चेंज करें तो हम वहाँ पे घबरा जाएं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बॉटनी, जूलॉजी में जहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है उसको आपको कोशिश करना है यहाँ से जितना से ज़्यादा हो सके याद करने का, ठीक है। और अच्छे से आप बार बार जब रिविजन करते रहेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ओके। थैंक यू।